हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सिर्फ नाम ही खतरनाक है। जब मैं छोटी थी तो मुझे बताया जाता था एसिड 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 तेज़ाब बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे जल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो हम खा भी सकते हैं। जैसे आप लेमन खाते हो, नींबू, ऑरेंजेस लेते हो, टोमेटो खाते हो और दही खाते हो। ऐसी बहुत सारी आप खट्टी चीज़ें खाते हो जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो चीज़ें एसिडिक कहलाती हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने बोला कि वो ख़तरनाक भी होती हैं, तो ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो ख़तरनाक होते हैं? तो आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने लैब में अगर आप गए हो तो वहाँ पे भी लिखा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो एसिड्स जो होते हैं, यस, वो ख़तरनाक होते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम पहले एसिड्स की देखते हैं। एसिड्स खट्टे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप कहोगे मैम सिर्फ खट्टे सब्सटेंस एसिड हैं? नहीं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो खट्टे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो एसिडिक हैं। अभी मैं वो सारी डिटेल आपको बताऊंगी कि किस चीज़ में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। फ़िलहाल आप ये समझो कि खट्टी चीज़ें एसिड हैं, तो जो खट्टी नहीं है वो भी मैं अभी आपको पूरी डिटेल दूंगी। कोरोसिव, जो मैंने आपको बताया, जो आप लेबोरेटरीज़ में एसिड्स देखते हो, जो भी मिनरल एसिड्स हैं वो खतरनाक कोरोसिव होते हैं, जल सकते हैं। अगर वो स्प्लैश हो जाए हमारे हाथ पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे फेस पे, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या होता है ये मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर जब इंडिकेटर्स कराऊंगी तो मैं उसको और डिटेल में आपको बता दूंगी। लिटमस एक पेपर की स्ट्रिप होती है छोटी सी, वो 2 कलर्स में आती है, या तो ब्लू या रेड। ठीक है, तो अगर आप उसको एसिड सब्सटेंस में डालते हो तो वो क्या हो जाती है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ब्लू कलर का आपने लिटमस लिया, उसको एसिड में डाला, इट विल टर्न इनटू रेड, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब आप कहोगे लाल रंग वाला लिया तो यस, लाल रंग वाला अगर हम उसमें डालते हैं तो वो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रेड। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है उसकी, प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है और H+ आयन वो फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैम कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ खट्टी? हम सारी चीज़ों को तो टेस्ट भी नहीं कर सकते। हम लेबोरेटरी जाकर HCl तो खाएंगे नहीं, HCl को टेस्ट नहीं करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड हमें मतलब खट्टा लग रहा है, कोरोसिव है? ये कैसे पता लगता है? तो मैं अभी आपको बताती हूँ। एसिड्स जो होते हैं ना वो 2 तरीक़ों के होते हैं। यहीं पे ऐसे कर देती हूँ मैं। एसिड्स आर ऑफ 2 काइंड्स। एक होता है हमारा मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। मिनरल एसिड्स किसको कहते हैं? जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे इतने मिनरल्स हैं उसी से फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक का मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। मिनरल एसिड्स अर्थ क्रस्ट पे जो मिनरल्स हैं उससे फॉर्म होंगे। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं उनका नेचर क्या है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो बेचारे थोड़े से वीक एसिड्स होते हैं। वीक है तभी तो हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना तो आइडिया लग गया आपको। तो जो हम टेस्ट कर पा रहे हैं ईजिली
वो है ऑर्गेनिक, वो खतरनाक नहीं है, उसे आप इजीली खा सकते हो। नींबू इजीली खा सकते हो आप। लेमन फैमिली से कोई भी, जैसे आप ऑरेंजेस है, मौसमी है, माल्टा है, ये सब आप इजीली टेस्ट कर सकते हो। कर्ड बिना सोचे समझे आप खा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। और जो जिनसे डरने की ज़रूरत है, डरने की भी एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें यूज़ करना है। अगर हम लेबोरेटरी में गए हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब कहीं डल जाए, कहीं आपको हाथ पे गिर जाए तो मतलब ख़तरनाक हो सकता है, जल सकता है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो एसिड्स जो कोरोसिव हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगे, जो आप इजीली टेस्ट कर सकते हो वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। हाँ, सारे एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, यस। और सारे ही एसिड्स H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस यानी कि अगर हमने पानी में डाला, एक्वस का मतलब ही है कि हमने उसको पानी में डाला है तो वो डिसोसिएट होकर H+ आयन देगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। अब आप सोचोगे कि कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब, क्या है इस चीज़ का, कैसे नाम कैसे डिसाइड हुआ, स्ट्रॉन्ग वीक, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है इट विल प्रोड्यूस मोर H+ आयंस इन वाटर। ठीक है, यानी कि पानी में डालते ही ये जो है ये सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होकर H+ आयन में कन्वर्ट होंगे। इतना क्लियर है। और ये जो वीक एसिड्स हैं दे प्रोड्यूस लेस H+ आयंस इन वाटर। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स देती हूँ। एसिड्स, कौन कौन से एसिड, अब सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग का बताया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट में मैंने लिखा है ये वाला, लिखा तो स्ट्रॉन्ग में है लेकिन ये होता वीक है। दैट मीन्स हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। किस में टेस्ट करते हो आप इसको? जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम जो पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये वाला कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो वीक है। तो मिनरल एसिड में तो मैंने लिखा इसे, स्ट्रॉन्ग में भी लिख दिया, इसको मिनरल में भी लिख सकते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो वीक इन नेचर है? तो वो हो गया आपका कार्बोनिक एसिड। अब आप कहोगे मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये H+ आयन का क्या चक्कर है इसमें, तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे आपने HCl लिया, ये किस में टूटेगा? H+, Cl-, H+ आयन आपको मिल रहा है। H2SO4 अगेन H+, SO4 2- अगेन H+, तो H+ जहाँ मिल रहा है वो एसिड है। HNO3 H+, NO3-, H3PO4 H+, PO4 3-, ऐसे ही और भी सभी आपको क्या दे रहे हैं? H+ आयंस दे रहे हैं। ठीक है, ये तो थे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से वीक एसिड्स हैं। वीक एसिड्स कौन से हुए? जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक या फिर वीक एसिड्स। ये इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से एसिड हैं। तो लैक्टिक एसिड है,
अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लो कि ये किस में होते हैं, मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में होता है, साइट्रिक एसिड जितने भी लेमन फैमिली के चीज़ें हैं, लेमन, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, कीनू, माल्टा, इस सब में कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो एंड स्पिनच। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप साथ के साथ लिखते भी जाओ। लैक्टिक एसिड मैंने किस में बोला है? कर्ड में। साइट्रिक एसिड सारे लेमन फैमिली की चीज़ों में। मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर यानी सिरका, जो आप चाउमीन में डालते हो और चिली पनीर में भी डलता है, और बहुत सारे कुकिंग मतलब जो आप फूड बनाते हो, कुकिंग आइटम्स बनाते हो, उसमें डलता है, ठीक है। या फिर प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज़ होता है, कई पिकल्स में डलता है ये, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, विनेगर। टार्टारिक एसिड, टेमरिंड जो इमली होती है, टार्टारिक एसिड उसमें प्रेजेंट है। मिथेनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे फॉर्मिक लिखा हो वो मिथेनोइक का ही नेम है, एक सेकेंड नेम यू कैन से, ठीक है। तो ये मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ होते हैं? जब आपको चींटी काटती है या फिर मधुमक्खी काटती है, तो वो जो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है वो इन्हीं एसिड की वजह से होती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिथेनोइक एसिड, या उसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हो, क्योंकि एसिड जा रहा है इसलिए हमें पेन और बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये सारे एसिड हैं, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, बट एक जनरल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि ये वाले एसिड किन किन चीज़ों में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेसिस पे। बेसिस की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अब आप सोचोगे कि एसिड्स का तो मैम ने सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए कि खट्टी चीज़ें हैं। बेसिस में आप घर पे जितनी चीज़ों से सफाई करते हो, जैसे बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, हाथ धोते हो, अपनी बॉडी को नहलाते हो, तो ये सारा कुछ आपका बेसिस में आ जाता है। जितने भी क्लीनिंग एजेंट हैं वो सारे आपके बेसिस में आते हैं। तो बेसिस की ये प्रॉपर्टी हुई, अगर आप टेस्ट करके देखो कभी, तो वो सारे कड़वे होते हैं। तो बेसिस आर फर्स्ट ऑफ ऑल बिटर इन टेस्ट। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है कि वो सारे कड़वे होते हैं। टच करो तो आप फील करोगे कि दे आर सोपी टू टच। ऐसे उसको लेकर अगर आप ऐसे करते हो तो आपको लगेगा कि साबुन साबुन जैसा कुछ टच करने पे फील होता है। नेक्स्ट कोरोसिव। अब आप कहोगे मैम एक तरफ तो आप बोल रहे हो बिटर है, सोपी टू टच है, एक तरफ कोरोसिव बोल रहे हो, तो ये भी एसिड की तरह 2 टाइप्स में अभी डिवाइड होंगे। देखते हैं हम अभी आगे। तो ये भी कुछ एसिड्स जो होते हैं, सारे नहीं, कुछ एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लिटमस अभी मैंने बताया, दो कलर के लिटमस की स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं, रेड और ब्लू। तो अगर आप रेड कलर की लिटमस को लेकर सोप पे अगर आप रखते हो तो वो फटाफट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और अगर ब्लू कलर के लिटमस को लोगे तो वो तो ऑलरेडी ब्लू है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एसिड्स प्रोड्यूस करते थे H+ आयन्स इन वाटर। बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयन इन वाटर, यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स इसको कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि बिटर है, सोपी है, लेकिन
कोरोसिव भी कोई कोई बेसिस हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? तो हम बेसिस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, एसिड्स में क्या था? स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करता है पानी में। बेसिस का क्या है कि ये इट विल प्रोड्यूस मोर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, और वीक बेचारा प्रोड्यूस लेस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स आपने साथ में बोलना है क्योंकि OH आयंस हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो बेसिस में हाइड्रोक्साइड्स आयन होते हैं। वीक बेसिस, वीक बेसिस कौन से होंगे आपके? MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड्स, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए कि आपको पता चले कि स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं, वीक कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे मैम सारे ही आपने केमिकल नेम तो बता दिए, लेकिन हम यूज़ क्या क्या कर रहे हैं उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ जो आप डेली लाइफ में आप बेसिस को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जो जनरल है वो मैं एक से स्टार मार्क करके बता रही हूँ सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा सा कि आप क्या क्या यूज़ करते हो। सोप बेस है, ठीक है, शैम्पू बेस, डिटर्जेंट्स, ब्लीच। ब्लीच क्या होता है बेटा? जो जर्म्स को हटाने के काम में आता है। ठीक है, तो ब्लीच किसी भी तरीके की होती है, खाली फेस की ब्लीच नहीं होती, बहुत सारी ब्लीच होती है जो कपड़ों पे भी इवन लगती है, जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट्स, ब्लीच, बेकिंग सोडा, कैलामाइन सॉल्यूशन एंड सो ऑन, बहुत सारी लिस्ट है। तो ये एक जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये जो बेसिस हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये जनरली आपको पता चल गया। आप चाहो तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अब बच्चों आपने एसिड और बेसिस दोनों के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, ये भी देख लिया स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर आपको 2 सॉल्यूशंस दिए जाएं और मैं पूछूं कि उसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? अभी मैंने पहले बताया हुआ है वैसे आपको लिटमस, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, लेकिन इंडिकेटर्स और भी होते हैं जिससे एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर ऑफ 2 काइंड्स, नेचुरल, जो आपको नेचर की चीज़ों से मिल जाएगा, ठीक है, एक होते हैं सिंथेटिक, जो केमिकल से बनता है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन आता है? पहला तो लिटमस, सेकंड है आपका रेड कैबेज, और है आपका चाइना रोज, और है आपका टर्मेरिक, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको
नॉलेज दे रही हूँ कि जस्ट आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और वो क्या क्या कलर में चेंज होते हैं जब हम उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं। तो अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर की चीज़ों में प्रेजेंट है, नेचर की चीज़ों से बनते हैं, प्रेजेंट नहीं है सॉरी, बनते हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन सा आता है? जैसे लिटमस मैंने पहले ही यूज़ किया है जब आपको एसिड बेसिस करा रही थी। तो लिटमस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है ये समझिए पहले। तो लिटमस आपने छोटी क्लासेस में पहले लाइकेन वर्ड पढ़ा होगा, लाइकेन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, ठीक है। तो ये उस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेन को हम लेकर उसका जो डाई बनती है, पर्पल कलर की डाई बनती है, डिस्टिल्ड वाटर में बनाते हैं, ठीक है। और दो फॉर्म्स में ये मिलता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या फिर पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में वो मिलता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सा है? रेड और ब्लू। तो जब हम एसिड लेते हैं, किसको, कौन सा लिटमस किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब हम बेस लेते हैं तो वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर हम रेड लेंगे तो एसिड के केस में हमने रेड लिया तो रेड लिटमस को डाला एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा। और बेसिस के केस में रेड टू ब्लू होता है, ब्लू लिया तो कोई चेंज नहीं होगा। अब रेड कैबेज आप सबने देखी होगी, जो आपकी लाल रंग की पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, उसका एक सॉल्यूशन होता है, उसको भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं हम। तो वो एसिड में रेड कलर का आएगा आपका सॉल्यूशन, और अगर हम बेस में डालते हैं तो ब्लूइश ग्रीन कलर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं चाइना रोज़ आपने देखा होगा, हिबिस्कस का फ्लावर, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन बनता है गर्म पानी में करके, इसका एक इंडिकेटर मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज़ लाइक इंडिकेटर। तो उसको अगर आपने एसिड में डाला तो कौन सा कलर होगा, और बेस में डाला तो कौन सा कलर होगा? इसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो मैजेंटा कलर आता है, मैजेंटा डार्क पिंक सा कलर आएगा, और बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर आता है, ठीक है। सिर्फ यही हम फ्लावर यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लाइक हम पिट्यूनिया का फ्लावर भी यूज़ करते हैं, और जेरानियम एक फ्लावर है उसको भी यूज़ करते हैं। मैंने जस्ट थोड़े से आपको एग्जांपल्स दिए हैं। टर्मरिक यानी हल्दी में अब एसिड में डालोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आप बेस में यूज़ करते हो, मतलब बेस को अगर हल्दी को कैसे यूज़ करना है, हमने हल्दी का पेस्ट बना लेना और उसको फिर एक वाइट पेपर पे ऐसे स्प्रेड कर देना, उसको थोड़ा सूखने देना, और फिर आप सोप सॉल्यूशन लेकर उसमें डाल के देखना, तुरंत हल्दी का जो कलर है वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो बेस में इसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। इन सब से आपको क्या समझ में आ रही है कि हमने इंडिकेटर्स लिए, एसिड में उसका कलर चेंज, बेस में कलर चेंज। दैट मीन्स कि हमें ये बता रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, अगर हम एसिड उसमें डाल रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, तो श्योरली वो बता देगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। और बेसिक यानी कि अगर हमने कोई सोप सॉल्यूशन उसमें डाला और कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो
इसी से साफ पता चल रही है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर की चीज़ों से हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और भी हैं वैसे, चाय पत्ती, वो उसको चाय पत्ती का जो सॉल्यूशन है वो भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, वो भी नेचुरल में ही आता है। अब हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, तो दो हैं मेनली, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अब इसमें देखते हैं कलर चेंज। तो एसिड के केस में ये रेड कलर में कन्वर्ट होगा और बेसिक के चेंज, बेस अगर हम डालेंगे तो येलो कलर का फॉर्म होगा। ठीक है, और फिनोफ्थलीन में एसिड में डाला तो नो चेंज। अब नो चेंज का क्या मतलब है, या क्योंकि जो फिनोफ्थलीन है वो एक कलरलेस लिक्विड है, तो नो चेंज यानी कि वो कलरलेस ही रहेगा, तो नो चेंज या फिर आप कलरलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, एसिड के केस में। बेस के केस में ये हो जाता है मैजेंटा या फिर डार्क पिंक भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इंडिकेटर्स में आते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल में फ़र्क आ जाता है, तो वो कौन से इंडिकेटर्स हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है ऑन एडिंग एसिड और अ बेस। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल कन्वर्ट हो रही है वो कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स मैं थोड़े से देने चाहूँगी। अनियन, क्लोव, वानिला। अनियन प्याज, क्लोव आप जो लौंग आपने देखा होगा, वानिला एक एसेंस है, एक फ्लेवर के तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको आइसक्रीम्स वगैरह में। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये भी नेचुरल ही हैं। आप देख रहे हो अनियन नेचुरल, क्लोव नेचुरल, वानिला भी नेचुरल। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होता, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ऐसा इंडिकेटर जिसमें एसिड या बेस डालने पर उनकी स्मेल चेंज होती है, तो वो इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, और उनके ये एग्जाम्पल्स हैं जो फटाफट इनको नोट डाउन करो जल्दी। तो इंडिकेटर्स के बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि एसिड को किसी चीज़ में ऐड किया क्या बना, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड या फिर बेस को हमने लिया और उसको मेटल से रिएक्ट कराया तो क्या बना, तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एसिड पहले लेते हैं, एसिड का एग्जाम्पल H2SO4 ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने अगर जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए और सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए, तो हमारा कौन सा सॉल्ट बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, सॉल्ट्स आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सॉल्ट्स बनेंगे। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो आपके सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, देखते हैं उसका भी, अगर आपने मैग्नीशियम डाल दिया, HCl में मैग्नीशियम डाल दिया, तो आपका क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पे HCl लिया तो आपके क्लोराइड बना, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो आपका सल्फेट बना, नाइट्रिक एसिड लोगे तो नाइट्रेट्स बनेंगे आपके सॉल्ट्स, और अगर आपने कार्बोनिक एसिड लिया है तो कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स बनेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये थे आपके एसिड्स के एग्जाम्पल, ये दोनों एसिड्स हैं। एसिड प्लस मेटल अगर आप करते हो तो सॉल्ट और H2 गैस रिलीज़ होती है। अब आप बेस का देखो, बेस आप ले लो NaOH ले लो, NaOH और फिर मेटल आपने जिंक ही ले लो, आपका सॉल्ट बनता है Na2ZnO2
नेम है इसका सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने पहले ही बताया, चाहे आप एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करो, सॉल्ट और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। बेस और मेटल लिया तब भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये कैसे पता लगा कि हाइड्रोजन निकल रही है? तो हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है छोटा सा, कि जब भी आप टेस्ट ट्यूब के बाहर आप कैंडल जला कर ले आओ तो आपको एक पॉप साउंड मिलेगी। एक पॉप साउंड जैसे आप कॉर्न्स के सीड लेते हो, आपने पॉपकॉर्न बनाना है तो आप उसमें डालते हो कुकर में और फिर साउंड आती है ना पॉप, वो वैसी ही साउंड सेम आपको इसमें से निकलती हुई नज़र आएगी, आपको सुनाई देगी, पॉप साउंड निकल रही है। तो पॉप साउंड इंडिकेट्स, यहाँ कई बार ही पूछा जाता है कि आपको कैसे पता लगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो पॉप साउंड इंडिकेट रिलीज ऑफ H2 या हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ये पॉप साउंड आपका डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर आप मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स लेते हो, उसको आपने एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया तो आपका क्या बना? आपका बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये आपका जनरल रिएक्शन है। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट है, मैंने M डॉट किया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। तो हमने एग्जाम्पल लिया, पहले कार्बोनेट लेते हैं तो मेटल यानी सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3 प्लस एसिड हम लेते हैं HCl हमने ले लिया, और आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट कौन सा मिलेगा? मेटल लिया है और इसका क्लोराइड यानी NaCl, मेटल क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड आपको मिल रहा है प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, ये हो गया मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल। मेटल बाइकार्बोनेट भी देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट्स को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला देखो, NaHCO3 प्लस HCl से ही हमने रिएक्ट कराया। मेटल हमने सोडियम ही लिया है और उसका क्लोराइड हमें मिलेगा, तो NaCl। अगर आप H2SO4 लोगे तो सोडियम सल्फेट मिलता आपको, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने फ़िलहाल यहाँ पे HCl लिया हुआ है और आपको वही सेम CO2 प्लस H2O मिलेगा। अब आप ये बताओ कि यहाँ CO2 की इवोल्यूशन हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? तो CO2 इवोल्यूशन का भी एक टेस्ट है कि CO2 जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसकी इक्वेशन भी मैं बता देती हूँ। लाइम वाटर CaOH ट्वाइस, जिसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, इसमें हमने यही CO2 अगर पास करी तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है? CaCO3, जो ये मिल्कीनेस जो आ रही है दैट इज़ द प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली, और प्लस H2O। तो ये वाइट कलर का आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास की, यानी कि लाइम वाटर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्की, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और पानी में ही होगा। अगर हम उसमें CO2 पास करते जा रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि इस वाले रिएक्शन में अगर हमने CO2 करते जा रहे हैं, वो डिलीवरी ट्यूब से हमने CO2 पास करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? CaHCO3 ट्वाइस, दैट मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर मीन्स क्या हो जाएगा? जो आपका प्रेसिपिटेट, जो वाइट मिल्कीनेस जो बनी थी, अब वो डिज़ोल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगा जो मिल्कीनेस आपको नज़र आ रहा था, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है।
ये वाला रिएक्शन मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है, ये इस वाले रिएक्शन से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, ये कैसे पता लगा, ये इसको डिटेक्ट करने का ये रिएक्शन है। तो आप नोट डाउन करो इसको। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड को हम ऐड करते हैं एक बेस में, एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड और बेस मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो एक हमें जो कंपाउंड मिला, सॉल्ट मतलब ऑलवेज जो हम नमक खाते हैं वही नहीं होता, एक ऐसा कंपाउंड जो इन दोनों के ऐड करने से मिल रहा है। ठीक है, और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एसिड आप लो, HCl ले लो, और बेस ले लो सपोज NaOH। आपका सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, मेटल, और बताया है मैंने पहले ही HCl है तो क्लोराइड, NaCl और वाटर। तो ये एक सॉल्ट है और वाटर मिल गया। और आप एग्जाम्पल्स लो, H2SO4 ले लो प्लस MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका क्या फॉर्म होगा, मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फेट्स, MgSO4 प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, लेकिन आप ये याद रखना HCl है तो क्लोराइड सॉल्ट्स मिलेगा, इस वाले मेटल का क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपको सल्फेट सॉल्ट्स मिलेगा, मेटल सल्फेट। और अगर नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हो तो आपको नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो आपको कार्बोनेट्स मिलेंगे। ठीक है, और आप और भी देख लो, HCl प्लस आपने ऐड किया KOH ले लो, HCl एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, KCl प्लस H2O अगेन अ सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। हमारे टीचर्स तो बहुत सारे लिखवाते थे, सारे एसिड्स लिखवा रहे हैं, सारे बेस लिखवा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे घर पे प्रैक्टिस करो, कौन सा सॉल्ट मिलेगा अगर हम NaOH लेते हैं, अगर हम KOH लेते हैं, अगर हम CaOH ट्वाइस लेते हैं, अगर हम FeOH थ्राइस लेते हैं, तो कौन कौन से सॉल्ट्स मिलेंगे अगर हम डिफरेंट एसिड्स ले रहे हैं। तो आप ये खुद ही करो। ठीक है, बहुत सारे आपको सॉल्ट्स मिलेंगे और वाटर साथ में मिल रहा। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। आपको अगेन वही सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, मेटल के साथ एसिड देखा था तो H2 रिलीज हुआ था, ऑक्साइड जुड़ गया तो यहाँ पर O भी जुड़ गया, दैट मीन्स वाटर रिलीज हो रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेटल ऑक्साइड है, आप ले लो कॉपर ऑक्साइड ले लो, एसिड ले लो आप HCl। सॉल्ट कौन सा बनेगा, मेटल और HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स हमें क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। एक और एग्जाम्पल ले लो आप, ZnO ले लो और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्ट कौन सा मिलेगा, Zn मेटल और इसका सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। मेटालिक ऑक्साइड को आप एसिड से रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट प्लस वाटर,
non-metallic oxide with base, again we will get salt plus water. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा लोगे आप? CO2 ले लो. बेस कौन सा लोगे? CaOH ट्वाइस ले लो. आपने ये पहले भी रिएक्ट कराया था, स्लेक लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड. क्या मिला था आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्कीनेस अपीयर हुई थी, प्लस वाटर. और भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप ले सकते हो. SO2 ले लो प्लस NaOH बेस ले लो. आपको क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट एंड वाटर. तो फटाफट आप इसको नोट डाउन करो. बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक आपके कोर्स में दिया हुआ है, इसलिए स्टार मार्क कर रही हूँ इसे. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब किसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, किस में नहीं हो सकती? HCl का एक सॉल्यूशन ले लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया हमने, थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के घोल बना के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखते हैं. ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन ले लिया और आपने ले लिया अल्कोहल. ठीक है, इन सबके सॉल्यूशन को आपने अलग अलग बीकर में रख के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है और आपने नोट करना है कि किस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि HCl और H2SO4 में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशंस में नहीं हो रही. इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. इसका क्या रीज़न है? तो एक मेन रीज़न आप कहीं नोट डाउन ज़रूर करना कि आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स जब भी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, आयोनाइज होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर पाएंगे. तो ओनली आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते. जैसे ये पानी में जाएंगे ये डिसोसिएट नहीं हो रहे, इसलिए ये ईजिली कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी. जबकि आपने HCl लिया, H2SO4 लिया, मैंने पहले ही बताया वो H प्लस आयन और ये क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, इसमें H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा. तो आयनिक फॉर्म होगा तभी तो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का. आयोनिक कंपाउंड्स फटाफट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं डिसोसिएट होकर, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो सॉल्यूशन में होंगे ये कंडक्ट नहीं कर रहे क्योंकि डिसोसिएट नहीं हो पा रहे. तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोवैलेंट कंपाउंड्स में आपके सारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे. ठीक है, तो उनका अगर आप सॉल्यूशन लेते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो, तो दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओनली आयोनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन जो है वो इजीली कंडक्ट कर सकता है. नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं डाइल्यूशन. डाइल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. दो तरीके की आपने बॉटल्स अपने लैब में देखी होंगी, एक में लिखा होता है कंसंट्रेटेड, एक में लिखा होता है डाइल्यूटेड. इसका क्या मतलब है? डाइल्यूशन का मतलब है कि हमने, अब जैसे आप घर पे रूह अफ़ज़ा पीते हो या कोई भी शरबत पीते हो, तो आप क्या करते हो? उसकी बॉटल डायरेक्ट पी जाते हो? नो, आप उसको डाइल्यूट करते हो. डाइल्यूट मीन्स आप उसमें वाटर ऐड करते हो, बहुत सारा वाटर, और थोड़ा सा आपने रूह अफ़ज़ा या कोई भी दूसरा शरबत आपने लिया, मिक्स किया और पी गए. ठीक है, लेकिन अगर हमने एसिड को डाइल्यूट करना है या बेस को डाइल्यूट करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने एसिड ले लिया और उसमें पानी डाल दिया. नो, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा
कि इतना ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि आपका बीकर टूट सकता है, वो मिक्सचर स्प्लैश आउट हो सकता है, आपके कपड़ों को, आपके हैंड्स को, आपका फेस को ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है। तो इसलिए डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है? डाइल्यूशन का ये प्रोसेस है कि हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने पहले पानी लेना है, H2O हमने पहले ले लिया, ठीक है, और उसमें एक ग्लास रॉड आप रख लो, ठीक है। दूसरे बीकर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने एसिड डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कॉन्टिन्यूअस उसको स्टर करते जाओगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस आपने स्टर करना है, ड्रॉप डाली फिर मिलाया, ड्रॉप डाला फिर मिलाया, ये नहीं कि इकट्ठा डाल दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से क्या होगा, आपका एक डाइल्यूटेड एसिड या बेस आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर एसिड डाइल्यूट हुआ तो किसकी कंसंट्रेशन कम हुई? किसकी कंसंट्रेशन कम हुई? आपको मैं ये अभी बताती हूँ, यहाँ पर इसको रब कर देती हूँ 2 मिनट। जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो आपका, सपोज हमने HCl को ऐड किया पानी में, तो क्या होगा, HCl किस में टूटा? H प्लस एंड Cl माइनस में। तो ये H प्लस पे जो टूटा, जैसे ही हमने पानी में डाला वो क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, टूट गया H प्लस और Cl माइनस में। तो ये वाला H प्लस आपका वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये एसिड का केस है। एसिड अपना कैरेक्टर कह लो, वो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में ही वो शो करेगा। अगर HCl ड्राई, आपको पता है कि HCl जो है वो जो रूम टेम्परेचर पे एक गैस है, तो HCl जब एसिड बनता है तो दैट मीन्स उसका हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका H प्लस है, ये बिना वाटर के नहीं आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर H प्लस आयन फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप ड्राई HCl लेते हो तो उसको आप सोचो कि लिटमस में लगा के और ब्लू टू रेड हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी। तो ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl में से H प्लस आयन जो है वो टूटेगा और H2O के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है तो वो एसिड का कैरेक्टर आपका बाहर आ जाएगा और ब्लू लिटमस तुरंत रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एसिड डाइल्यूट हुआ है तो आपका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एसिड का हाइड्रोनियम आयन से ही मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इधर लिख देती हूँ। तो क्या चीज़ कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस इन केस ऑफ एसिड्स, और बेस में किस चीज़ की कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, किस में, बेस में, ठीक है। अब बेस में भी हम 1-2 रिएक्शंस तो देख ही लें कि क्या हो रहा है। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि डाइल्यूशन हुआ और कम हो गया, तो हम बेस में भी एक बार ही देख लेते हैं। प्रोसीजर सेम है, आपने एसिड और बेस दोनों को ही इस तरीके से ही डाइल्यूट करना है, ठीक है। अब जैसे आपने NaOH लिया, पानी में जाते ही ये Na प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, KOH लिया, K प्लस OH माइनस में टूटेगा। ऐसे ही आपने बहुत सारे बेसिस को लिया और वो उसने अपने आयंस को क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। तो ये OH है, ये डाइल्यूशन के टाइम यही चीज़ कम हो रही है आपकी, ठीक है। अब जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली, ठीक है। ये टर्म याद करो, क्योंकि जो डिसोसिएट हो रहा है वो इजीली डिज़ोल्व हो रहा है और ऐसे ही हम बेसिस को क्या कहते हैं, अल्कली।
ठीक है। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, जो डिजॉल्व हो रहे हैं पानी में उन्हीं बेसिस को हम सिर्फ अल्कली बोलते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो ये सब। अब हमने एसिड बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली, इंडिकेटर्स कर लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस। कोई चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस किस हद तक हमें नुकसान कर सकते हैं या हमें फ़ायदा कर सकते हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो कितने स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिक सोल्यूशन इज। तो हम देखते हैं, ये एक pH स्केल है। pH का मतलब होता है, P यहाँ स्टैंड करता है पोटेंस, ग्रीक वर्ड है एक, पोटेंस मीन्स पावर, ठीक है। और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमें pH स्केल से पता लगता है। अब आप ये रेड कलर में आपको मैंने ये दिखाया है, तो ये यहाँ इस साइड, ये ज़ीरो के साइड आप देखोगे ज़्यादा रेड है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये H+ आयन कम होता जा रहा है। दैट मीन्स अब ये 7 पे आ गए तो 7 इज़ न्यूट्रल, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ। और जैसे ही हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो H+ आयन देखो हमारे बढ़ रहे हैं, H+ आयन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल यानी कि 7 पे जब आप देख रहे हो तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, अब बेसिक कैरेक्टर आपका शो हो रहा है OH से। दैट मीन्स अगर आप 14 से धीरे धीरे 0 पे आते हो तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि H+ आयन बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरफ से आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आप देखो रेड मार्क से आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और 0 से अगर आप 14 की तरफ जाते हो तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर आप 7 पे देखो तो 7 इज़ न्यूट्रल, आप 7 से 14 की तरफ जाते हो तो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और बेसिक कैरेक्टर को मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है, तो 0 से आप 14 की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका OH नेगेटिव, दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। 14 से अगर आप 0 की तरफ आ रहे हो आपका H+ आयन बढ़ रहा है, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। और pH का मतलब क्या है? पोटेंस का मतलब पावर, ये ग्रीक वर्ड है, ये एक पोटेंस। पावर, किसकी पावर? हाइड्रोजन आयन की पावर, कि कितना ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक है, ठीक है। तो कितना एसिडिक कैरेक्टर है, कितना बेसिक कैरेक्टर है, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और वो क्या है? pH स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं। आपने उसको एसिड में डाल के, एक मैं पहले बना देती हूँ, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 0, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही कलरफुल आपका ये होती है ये स्ट्रिप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से स्ट्रिप्स लेनी है। ये बहुत बड़ा सा pH स्केल है, सॉरी स्ट्रिप नहीं है, ये वाला pH स्केल है, बहुत कलरफुल होता है। इस साइड आपका रेड, फिर ऐसे ऑरेंज, येलो, फिर यहाँ पे ग्रीन, और धीरे धीरे वो ऐसे ब्लू, डार्क ब्लू होता जाता है। तो आपने क्या करना है, ये pH स्ट्रिप लेनी है, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें आप डिप करोगे, और फिर जो भी उसका कलर चेंज हो रहा है वो आप मैच करके देखोगे कि कौन सा कलर
आ रहा है, सपोज़ आपका कलर आता है 10, तो आपको 10 पता है कि 7 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब अगर आपका कलर आता है रेड की तरफ, यानी कि 2, ठीक है, इससे मैच हो रहा है बिल्कुल, तो आपका 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स वो एसिडिक है, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स अच्छा खासा एसिडिक है वो, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 6 पे आती है तो वो कैसा एसिड है, वो वीक एसिड है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल है और न्यूट्रल से थोड़ा सा 0 की तरफ है, तो यहाँ पर कौन सा एसिड होगा, वीक, फिर उससे कम वीक, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यानी कि इस तरफ जो भी आएगा वो धीरे धीरे एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जो भी एसिड आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस का 1 पे आएगा, जो हमारे स्टमक में से रिलीज़ होता है HCl, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका लेमन जूस आता है, उसका भी यहाँ पर आता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोई 5 पे आ रहा है तो वो कैसा एसिड है, वो वीक एसिड है, ठीक है। 7 पे आ रहा है, जैसे हमारा ब्लड है, वाटर है, वो 7 के उसमें आता, तो वो सारे न्यूट्रल हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। तो जैसे हमारा वाटर है, ब्लड है, ये सारे न्यूट्रल पे आते हैं। अब आपको जैसे सपोज़ 9 पे आ गया कोई, तो वो कैसा बेस है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर तो इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, वीक हो गया, वीक बेस, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, 12 पे आ गया तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर यहाँ आ गया तो ये तो NaOH वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये है आपका pH स्केल, pH स्ट्रिप निकालनी है, सॉल्यूशन में डालनी है, मैच करना है कलर, जिससे भी मैच हो रहा है आपने ये देखना है कि इससे इस तरफ बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर आया तो वीक, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे करते ही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और इस तरफ बेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया, ये फटाफट आप नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी बॉडी कितने pH रेंज में वर्क कर रही है, 7 से 7.8 तक, ठीक है। इससे कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो होगा और हमें नुकसान होगा, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स। तो आप देखो, जब भी एसिड रेन होती है, एसिड रेन आई होप आपको सबको पता है, नहीं पता तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ उसके बारे में। जो पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक CO2 है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, NO2, NO, N2O, ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड, अगर ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड्स, और जैसे ही ये ऊपर जाते हैं ये किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और जब प्रेसिपिटेशन होगा, दैट मीन्स रेनफॉल होगी, तो वो किस फॉर्म में होगी, एसिड के फॉर्म में होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स जब अर्थ पे आते हैं तो कहाँ जाएगा वो सारा कुछ, जब वो रेन होगी या तो सॉइल में जाएगी या फिर रिवर में जाएगी। जब भी वो रिवर में जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ कितनी सफ़र करेगी, पूरे वाटर में एसिड फैल गया तो फिशेस हैं या फिर जो उसमें प्लांट्स हैं, वो एसिड अगर 5.6 से कम है, लेस देन 5.6 अगर है वो है उस वाटर का pH, तो एक्वेटिक लाइफ सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं, फिशेस मर जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा किसी क्लिप में कि फिशेस मतलब किनारे पे आके मरी हुई फिशेस हैं, वो किस वजह से मरती हैं, वो इन्हीं वजहों से मरती है, जो इतने पॉल्यूटेंट्स हमने हमारे, चाहे कह लो फैक्ट्री वेस्ट कह लो, चाहे व्हीकल से निकल रहा है,
वो सारा एसिड रेन में कन्वर्ट हो रहा है। और वो आफ्टर ऑल किसको नुकसान कर रहा है? हम तो घर में हैं, लेकिन जो बाहर है, जो बाहर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उनको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो बेचारे मर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो एक तो था ये वाला। सेकंड आपका आता है हमारा सॉइल में। सॉइल में भी हम पीएच चेक करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी सॉइल इकट्ठी करी और टेस्ट ट्यूब में फिर वही पीएच स्ट्रिप से चेक किया कि वो एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है। तो अगर वो सॉइल एसिडिक है, एसिडिक क्यों होगी? एसिड रेन की वजह से ऑब्वियसली। तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ हम ऐड करते हैं। बेसिक चीज़ क्या क्या है? चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर, CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर हमने क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सॉइल अगर एसिडिक है तो हमने बेसिक सब्सटेंस डाला, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, किससे न्यूट्रलाइज किया? किसी बेसिक सब्सटेंस से। तो या तो चॉक पाउडर डाल दो या क्विक लाइम डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर वो सॉइल बेसिक है, ठीक है, तो हम किससे न्यूट्रलाइज करेंगे उसको? एसिड से। एसिडिक सब्सटेंस को ही डालेंगे। अब एसिडिक सब्सटेंस क्या, नींबू थोड़ी डालेंगे हम सारे खेत में, इतना बड़ा खेत है उसमें हाँ पॉसिबल नहीं है कि सारा नींबू डाला जाए। ठीक है, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर किसको कहते हैं? जो प्लांट या एनिमल का वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अगर वो सॉइल बेसिक है तो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे स्टमक में। जब इनडाइजेशन हो जाती है, इनडाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टमक में, आपको पता होगा, आपने डाइजेशन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में भी कई बार पढ़ा है कि हमारे स्टमक से HCl रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर वो HCl ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगी। हम कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई, तो हम क्या लेते हैं? हम एंटासिड लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एंटासिड्स। अब एंटासिड क्या है? पहले तो ये देखो कि इनडाइजेशन होती क्यों है। क्योंकि हमें शौक़ है कि हम शादियों में जाकर बहुत सारा खाना खाना है। हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। हमने कुछ भी खाना है, वहाँ जितने भी स्टॉल्स लगे हैं हमने सब कुछ टेस्ट करना है। ठीक है चलिए, कुछ भी ऐसे हो सकता है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, या टाइम बे टाइम भी कभी कभी खाने से इंडाइजेशन हो जाती है, कभी कभी ना खाने से भी एसिड रिफ्लेक्स करते हैं। तो कुछ भी वजह हो सकती है। आपने क्या करना है, टाइम टू टाइम अच्छा खाना खाओ यार, ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए। तो इंडाइजेशन हुई, HCl रिलीज़ हुआ। अब HCl क्या है? एक एसिड है। एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एंटी एसिड, एंटासिड लेना पड़ेगा, विच इज़ अ माइल्ड बेस, विच इज़ अ माइल्ड बेस। अब वो कौन सा बेस है? जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइजीन। आपको पता होगा डाइजीन आप लेते हो, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, दिस इज़ द कॉमन नेम। और इसको वैसे केमिकल नेम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एंटी एसिड की तरह वर्क कर रहा है, जो एक माइल्ड बेस है और इंडाइजेशन को क्या कर देगा? ये एसिड जो भी रिलीज़ हुए हैं उसको न्यूट्रल कर देगा। तो इंडाइजेशन जो हो रही है हमें उससे रिलीफ मिलेगा। हमें जो पेन है, इरिटेशन है, हम जो परेशान हो रहे हैं, उससे हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूथ डीके। ठीक है, अब ये टूथ डीके कैसे होता है? अगर हमने खाना खाया रात को
और हमने रिंस नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा, जो फूड है वो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियाज आएंगे और बैक्टीरिया उसको धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे और खाते खाते जो हमारे दांतों की ऊपर एक लेयर है, हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर है जिसे हम एनामल कहते हैं। एनामल हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का और किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना होता है एनामल। और बैक्टीरिया कोरोड करते 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 इसकी ऊपर की लेयर को ही खा जाते हैं और ऊपर की लेयर ही हट गई तो क्या हो जाएगा, टूथ डीके हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, कैविटी भी हो सकती है। तो इसलिए हम प्रेफर क्या करेंगे, अब एसिड सिक्रीट कर रहा है, बैक्टीरिया है उसने एसिड सिक्रीट किया, ठीक है, खाते 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 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा एक्सटर्नल लेयर जो है वो कोरोड हो जाती है, ठीक है। और इसको बचाने के लिए, इससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई बेस यूज़ करना पड़ेगा, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस कौन सा है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि एसिड है, कोई बेस यूज़ करना है उसको, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, तो हमने टूथपेस्ट यूज़ किया तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने डेली एक रूटीन में बना लो कि आपने 2 टाइम्स ब्रश ज़रूर करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में, इसीलिए डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। एंट बाइट और बी स्टिंग, या तो चींटी काट ले हमें या मधुमक्खी अपना डंक मार देती है, तो कैसा फील होता है, जलन होती है, दर्द होता है, हमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अब ये क्या ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें हो रही हैं, चींटी ने काटा या बी ने डंक मारा तो वो क्या इंजेक्ट कर रही है, मिथेनॉइक एसिड। ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था, मिथेनॉइक एसिड या इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनॉइक एसिड या फिर उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो एसिड इंजेक्ट करती है वो हमारे अंदर, तभी हमें पेन होती है। तो अब एसिड इंजेक्ट किया हुआ है तो हमें कोई ना कोई बेस यूज़ करना है। तो अब हम कौन सा बेस यूज़ करेंगे एसिड के ऊपर, हमने क्या करना है, बेकिंग सोडा, सबके घरों में होता है, बेकिंग सोडा लेना है और जहाँ पर भी उसने काटा उस जगह पे रब कर देना। तो ये जो भी एसिड का इफ़ेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो बेस की तरह वर्क करेगा और एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा और हमें दर्द से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंस है नीटल लीव्स। नीटल लीव्स जनरली जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, गार्डन्स वगैरह में भी बहुत होती है। ये एक जंगली पौधा है जिसे हम छोटे होते थे, हमें मम्मी कहती थी खुजली का पौधा है, वहाँ मत जाना। तो वो नीटल लीव्स होती थी, गलती से अगर आपको लग जाए तो उस जगह पे आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या है इस लीव्स में, ये भी सेम वही मिथेनॉइक एसिड इंजेक्ट करती है, ठीक है। इसके लगने से भी क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड आपके अंदर आ जाएगा और आपको जलन होगी, पेन होगी, वही स्वेलिंग भी हो सकती है। तो अब आप अगर जंगल में गए हुए हो तो आपको बेकिंग सोडा तो नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे उस टाइम पर, रोते रोते घर वापस आ जाओगे? नहीं, आपने क्या करना है, आपने देखा होगा मूवीज़ में पहले के लोग क्या करते थे, पत्ते तोड़ते थे, ऐसे रब करते थे और लगा देते थे। तो वो कौन से पत्ते होते हैं,
नीटल का जो प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है, नेचर ने उसी के आसपास एक डॉक का प्लांट लगाया है, डॉक प्लांट। इसी की लीव्स में बेस होता है, ठीक है। तो इसकी लीव्स तोड़नी है, ऐसे रब करनी है और इफेक्टेड एरिया पे आपको बहुत ऐसे करके रब करके उसको लगा लेना है, ठीक है। तो ये था एसिड, और इसका कैरेक्टर क्या होगा आप बताओ? बेस होगा ना ये, ठीक है। इसका कैरेक्टर कैसा होगा? ये बेसिक कैरेक्टर है इसका। तो एसिड प्लस बेस आपका क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिलेगा उस पेन से। तो ये सारी थी इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों हमने एसिड बेसिस पूरा ख़त्म कर लिया है, न्यूट्रलाइजेशन भी इनकी देख ली है। हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमें मिलता है सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक जो हम खाते हैं सिर्फ वही नमक नहीं होता, कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द सॉल्ट, ठीक है। तो अब हम सॉल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा नमक खाते हैं? हम खाते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हो, इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या सारे सॉल्ट्स जो बन रहे हैं एसिड और बेस से, वो क्या न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं? तो आंसर है नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉल्ट्स जो है वो न्यूट्रल हों, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका और वीक बेस है, तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा? एसिड का स्ट्रॉन्ग है, एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपको एसिडिक सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो आपको बेसिक सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ही आपको न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा NaCl है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट जिसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो, वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, क्या बना? NaCl आ गया आपका, और H2O, यही हुआ था। तो ये वाला सॉल्ट जो हम खाते हैं, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सॉल्ट ही तो है, लेकिन इसकी वजह से आपको बहुत सारे कंपाउंड्स और मिल रहे हैं जिसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने ये सेटअप तैयार किया है। ये एग्जैक्टली क्या है? एक आपका बड़ा सा यू कैन से अ बीकर काइंड, और उसमें हमने ब्राइन ले लिया। ब्राइन क्या है? जो हमने नमक लिया था NaCl, NaCl को हमने पानी में डाल दिया और उसका एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। उसी को हम कहते हैं ब्राइन। अब ब्राइन को यहाँ से हम भेज रहे हैं, ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, आपको पता है एनोड कैथोड, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, बीच में ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सी लगा दी है हमने। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कैसे? कहाँ? तो देखो, जैसे ही हमने इसमें ये चीज़ पास की, आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो Na प्लस वाला विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, और H प्लस कहाँ से? H2O से, वो भी कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। और इस तरफ कौन मूव करेगा? जो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि Na तो प्लस में था, Cl माइनस था, तो Cl माइनस हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और OH भी नेगेटिव है तो ये भी कहाँ मूव करेगा? एनोड की तरफ, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू
आवर्स आप फील करोगे कि यहाँ से और यहाँ से गैसेस निकल रही हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? यहाँ, यानी कि एनोड की तरफ हमें मिल रहा है क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। और क्या मिल रहा था? NaOH, और वो आपका इस साइड निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपको मिल क्या क्या रहा है? क्लोरीन मिल रहा है और अल्कली मिल रहा है। मैंने बताया था जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी मिल रहा है और अल्कली भी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये तो मिल रही हैं। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं हम ये देखते हैं। तो क्लोरीन आपने देखा होगा बहुत बार यूज़ होता है कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो वो कहते हैं कि हमने क्लोरीनेट करना है उसको जर्म फ्री करना है। क्लोरीन यूज़ ही इसलिए होता है स्विमिंग पूल्स या वाटर ट्रीटमेंट, जब वो हमारे घर तक आता है, रिवर से पानी पूरा घर तक जब आता तो उसको बीच में क्लोरीनेट भी किया जाता है टू मेक इट जर्म फ्री। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी क्लोरीन यूज़ हो रहा है। स्विमिंग पूल्स में भी, क्योंकि गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है तो उसको भी क्लोरीनेट किया जाता है सफाई के लिए। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत, आपने देखा होगा PVC की पाइप्स होती हैं, ठीक है, और PVC की टाइल्स भी होती हैं। तो PVC बहुत जगह यूज़ होता है, जानते ही होगे आप इसको, छोटी क्लासेस में भी आपने PVC के बारे में बहुत पढ़ा है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या चीज़ है? जो आपके ACs, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे कैन से जो चीज़ें निकलती हैं वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं। बट आजकल ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो CFC फ्री हैं। फ्री का मतलब फ्री में नहीं मिला हुआ, CFC नहीं है, उसमें से CFC नहीं निकलता। कई लोग ऐसी चीज़ें आजकल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्प्रे कैन से अभी भी CFC रिलीज़ होती है जिससे ओजोन में छेद होते हैं। ओके, डिसइंफेक्टेंट्स, इन्फेक्शन हटाने के लिए मैंने पहले ही बताया कि जर्म फ्री करना है तो क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल में जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें क्लोरीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्लोरीन के यूजेस। अब हम आते हैं क्लोरीन के साथ साथ क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं? फ्यूल्स में यूज़ होता है, आपको पता ही है। ये इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, ठीक है, लेकिन हम इसको घर पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता इजीली। ये जैसे हमने हमारा जो गैस सिलेंडर है उसमें जो LPG यूज़ हो रही है उसको हमने वॉल्व से कंट्रोल कर लिया ये, लेकिन ये ऐसा फ्यूल है कि ये ईज़िली कंट्रोल नहीं होता। तो ये फिर रॉकेट्स वगैरह में ही इसका ही फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, मार्गरीन क्या होता है? आपने देखा होगा जो ऑयल्स होते हैं उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, उसको प्रोसेस को ही बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो वो है मार्गरीन, जो हमें मिला दैट इज़ मार्गरीन। जो घी मिला, जो हमने ऑयल से घी बनाया था, ठीक है, वो हाइड्रोजनेट किया था तो हाइड्रोजन वहाँ यूज़ हो रहा है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र्स में हम अमोनिया यूज़ कर रहे हैं वो भी हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, अब NaOH का यूज़ देख लेते हैं। डीग्रीसिंग मेटल्स, जो मेटल्स के ऊपर ग्रीस लग जाती है तो उसको डीग्रीस, उसके ग्रीस को हटाने के लिए यानी कि उसको क्लीन करने के लिए हमें NaOH की ज़रूरत है। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में NaOH यूज़ होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेपर मेकिंग, जब भी पेपर्स बनाए जाते हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल फाइबर्स, कौन कौन से आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं आपने पहले पढ़ रखे हैं? रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है एंड सो ऑन। आजकल तो बहुत सारे मिक्स्ड फाइबर्स भी आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी NaOH का यूज़ है। तो आपने देखा हमने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट का एक सोल्यूशन लिया था, उससे हमें इतनी चीज़ें मिली और उससे हमारा इतना पर्पस सॉल्व हो रहा है। क्लोरीन मिला तो हमें ये सब इजीली हो रहा है हमारा।
हाइड्रोजन मिला तो ये काम हमारा इजी हो गया, और NaOH मिला तो ये सारी। तो कितना यूज़फुल है सॉल्ट्स, आपने देखा NaOH हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अभी और भी देखेंगे, इस प्रोसेस से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम देखते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने देखा क्लोरीन निकल रहा था, उस क्लोरीन को हमने कहाँ यूज़ किया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने देखा हो तो वाइट कलर का एक पाउडर्ड सब्सटेंस है। कैसे बनता है, हमने स्लेट लाइम लिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और ये ड्राई फॉर्म में लेना है, और इसमें हमने क्लोरीन गैस पास करनी है। ड्राई स्लेट लाइम में क्लोरीन गैस पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी एक वाइट कलर का ही आपको सब्सटेंस मिलता है, प्लस H2O आपका रिलीज़ हो रहा है। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग का मतलब ही है टू मेक इट जर्म फ्री, किसी भी चीज़ से जर्म्स को हटाना। अब वो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ों की इंडस्ट्री में जो कॉटन है या लिनन है, आपको पता होगा फ्लैक्स प्लांट से इसको बनाते हैं। तो इसमें से इस जो कॉटन और लिनन का जो भी बन रहा है, कपड़ा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो उसको ब्लीच करने में यानी कि उसको क्लीन करने में ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर बनाते वक्त आपको पता है कि पेपर किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। तो वुड पल्प को जर्म फ्री करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए। अब आपने कपड़े धोए तो उसको जर्म फ्री भी तो करना है ना, तो लॉन्ड्रीज़ में यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, उसको जर्म फ्री करने के लिए, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइज एजेंट जहाँ टर्म यूज़ हो जाए, ये आपकी हेल्प करते हैं हमेशा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो किसी और को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं कहाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे केमिकल दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने के पानी को बिल्कुल साफ़ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेकिंग सोडा, जो हमें क्लोर अल्कली जो हमने प्रोसेस किया था, मैंने बताया था उस प्रोसेस में से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो उसमें से एक है बेकिंग सोडा। तो आपने ये नमक, जो कॉमन सॉल्ट जो आपने लिया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, इन सबको अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यही है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। और अगर इसे हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को अगर मैं किसी चीज़ में डाल के हीट कर दूं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, वाटर एंड CO2, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, ये इस CO2 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ में कि ये बहुत हेल्प करता है फास्टर कुकिंग में। और जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे मैं अगर कभी चने भिगोना भूल जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे जो छोले मैंने नहीं भिगोए रात को, वो सुबह जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, बिना भिगोए बन जाते हैं। तो ये फास्टर कुकिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। क्रिस्पी पकोड़े, जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ, एक पिंच हल्का सा मैंने बेकिंग सोडा डाला तो वाह, क्या फूले फूले पकोड़े मिलते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, ठीक है, करारे पकोड़े। तो ये क्रिस्पी पकोड़ा और फूले फूले क्यों मिले, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करती हूँ। एंटासिड्स, मैंने बताया था एसिडिटी जब भी होती है तो आप कोई बेस यूज़ करोगे, तो ये बहुत अच्छा, ये बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड बेसिक सॉल्ट है ये, और कोरोसिव भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट।
जो आप एंटासिड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। अब कौन सा आप यूज़ करते हो, इनो यूज़ करते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, और कहाँ यूज़ है इसका, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा जो हमने ये बेकिंग सोडा लिया, ठीक है, NaHCO3, एसिड HCl एक हमने ले लिया, और बना क्या, जब आपने पहले भी पढ़ा है कि मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड। अब फायर एक्सटिंग्विशर का क्या मतलब है, यहाँ जो ये CO2 निकल रहा है ना, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी आग जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, और उस पर अगर आप CO2 मतलब फूंक भी मारते हो तो वो बुझ जाती है। तो बहुत अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसको अगर आप इससे रिएक्ट कराते हो तो CO2 निकलता है जो आग को बुझा देता है। ठीक है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज़ होता है। और फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपने देखा होगा केक्स वगैरह बनाने के लिए या कुकीज़ बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर क्या है, आपने ये जो बेकिंग सोडा लिया उसमें आप थोड़ा सा कोई भी माइल्ड एसिड डाल दोगे, जनरली टार्टैरिक एसिड यूज़ किया जाता है, टार्टैरिक एसिड। अब मैंने H+ लिया है क्योंकि एसिड का कैरेक्टर है, H+ आयन देगा वो। ठीक है, तो टार्टैरिक एसिड, और ये हमने ले लिया। हीट करते ही हमें ये एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी हमने एसिड लिया है उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और CO2 इवॉल्व हो रहा है, और H2O। अब इस CO2 का काम क्या है, मैं बार बार दिखा रही हूँ, ये CO2, ये तो चलो फायर एक्सटिंग्विशर का था, इसमें भी CO2 निकला, इसमें भी CO2 निकला, काम क्या है CO2 का, चलो देखते हैं। एक बर्तन में हमने डो रखा, डो मतलब गूंधा हुआ, या तो मैदा ले लो या आटा ले लो, जिससे भी हमने ब्रेड बनानी है या केक बनाना है या कुकीज़ बनानी है। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने या तो बेकिंग पाउडर डाल रहे हो, बेकिंग पाउडर डाल रहे हो तो आपका ज़्यादा डलता है, वो 1 चम्मच के अराउंड डलेगा, और अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो तो वो 1 पिंच आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने वो डाल दिया, और हीट करते ही क्या मिल जाता है, CO2। तो CO2 इसके अंदर आप देखोगे कुछ घंटों के बाद ना वो इतना बड़ा डॉ हो जाता है, उसके अंदर ऐसे होल्स आपको दिखते हैं, बहुत उठा हुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने फिर इसको बेक किया, अगर आपने बेकिंग पाउडर डाला है तो उसको बेक करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन पकोड़े अगर आप बना रहे हो तो उसको बेक नहीं करोगे, आपने हीट करते ही आपको पकोड़ों में भी फ्लफीनेस नज़र आ जाती है, बहुत स्पॉन्जी पकोड़े बनते हैं। लेकिन अगर बेक करना है तो इसी पोजीशन पे अगर हम बेक करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि CO2 गैस तो निकल गई, लेकिन वो फ्लफीनेस रह गई, जो आपकी जो ऐसे केक को ऐसे दबाओगे होता है ना, स्पॉन्जीनेस आपको फील होती है, बहुत सॉफ्ट केक फॉर्म होता है, ब्रेड्स जो है वो बहुत सॉफ्ट मिलती हैं। तो यही रीज़न है कि आपका ये जो CO2 था वो तो निकल गया, लेकिन अपनी जगह छोड़ गया, जिसकी वजह से आपका स्पॉन्जीनेस आपको मिल रही है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अब इसको फटाफट आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। आपने देखा होगा जब हम बेकिंग सोडा को हीट करे थे, जब बेकिंग सोडा को, तो हमारा एक कंपाउंड मिला था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक एमॉर्फस सॉल्ट है, जिसके मॉलिक्यूल्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। तो जैसे ही हमने उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाला तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन गया, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गया ये, Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O का क्या मतलब है, .10H2O अभी मैं आपको बताती हूँ इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, पहले मैं ये समझा दूँ कि पानी ऐड करने के बाद भी ये सॉल्ट गीला नहीं होगा। ये पहले एमॉर्फस था। एमॉर्फस सॉल्ट मीन्स कि जिसका कोई क्रिस्टल मतलब एक फिक्स्ड शेप नहीं होता इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में।
ठीक है। जैसे ही ये 10H2O यानी कि एक फार्मूला यूनिट ये और 10 मॉलिक्यूल हमने पानी का लिया, जैसे ही हमने पानी ऐड किया ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को रीक्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि दोबारा ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ रहा है। एमॉर्फस था, पानी डाला और क्रिस्टलाइन फॉर्म का अब सॉल्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? इसका यूज़ है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, साबुन, ग्लास और पेपर बनाने में, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, हम छोटे होते थे, हम देखते थे मम्मी ना कुछ कहती हैं वॉशिंग सोडा डाल रही हूँ, क्योंकि खारा पानी जो होता है उसमें सर्फ से झाग नहीं बनती, तो पहले क्या करते हैं थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डाल देते हैं तो वो हार्डनेस हट जाती है। फिर उसके बाद अगर सर्फ ऐड किया तो आपकी बहुत अच्छी सी झाग बनेगी जिससे आपके कपड़े अच्छे धुलेंगे। तो पहले तो हाथ से ही धोते थे तो हम ये चीज़ बड़ा नोटिस करते थे, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में हेल्प होती है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पस में ये सफाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी चीज़ को क्लीन करना हो, ठीक है, वहाँ ये यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। और एक सोडियम का कंपाउंड है बोरैक्स, इसका फॉर्मूला काफ़ी लंबा है, तो ये उसके मैन्युफैक्चर के लिए ये यूज़ होता है। जैसे बोरिक एसिड है, आपने देखा होगा कि जब बच्चों की आइज़ में से एक फ्लूइड निकलता है तो उसको बोरिक पाउडर से मतलब उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालते हैं, वो इसी से ही फॉर्म होता है और उससे फिर आइस क्लीन की जाती है, ठीक है। तो ये वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे बनता है? वॉशिंग सोडा से ही बनता है। अब मैं आती हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, जो मैंने बताया था कि 10H2O का यहाँ क्या मीनिंग है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते किसको हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट, अब फार्मूला यूनिट तो ये था, उसमें कितना मॉलिक्यूल पानी का लगा, कितना मॉलिक्यूल पानी का आपने ऐड किया इसको बनाने में, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट था, आपने 10H2O आपने लिया इसको बनाने में, ठीक है। तो ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही जितना पानी आपने डाला और ये फटाफट क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया, तो इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थोड़े से एग्जांपल्स इसके और देती हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये एक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं, उसमें 5H2O ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का है। एक एक्टिविटी भी है आपके कोर्स में कि अगर ये वाला सॉल्ट हमने लिया टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का और इसको फिर हमने हीट किया, जैसे ही हम हीट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के ना वॉल्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और ये सॉल्ट जो है वो वाइट कलर का हो चुका है। अब वाइट कलर का क्या मतलब है कि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था ना ये उड़ गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे ये उड़ा तो अब वो क्या किस कलर का हो गया? सफ़ेद रंग का सॉल्ट बन गया, ओनली ये वाला, ठीक है, CuSO4, यानी कि अब ये एमॉर्फस सॉल्ट बन गया। तो अब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करेंगे? 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डालेंगे। तो जैसे ही हमने 5 मॉलिक्यूल डाले अगेन उसका कलर ब्लू कलर का हमें मिल जाता है। जैसे ही हमने उस सॉल्ट में पानी डाला थोड़ा सा, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल डाले तो ये वापस से ब्लू कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। Na2CO3.10H2O, ये वाला तो मैंने पहले ही बता दिया, वॉशिंग सोडा। फेरस सल्फेट, अब ये देखो इसमें 7H2O है, यानी कि एक फार्मूला यूनिट में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब ये क्या चीज़ है? ये है आपका जिप्सम, जो मैं अभी आपको बताती हूँ।
ठीक है। आई होप ये आपको सारा समझ आ चुका है। आप चाहो तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। तो क्लोर अल्कली से जो भी हमने नए नए कंपाउंड्स बनाए वो कौन कौन से थे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे आपके किससे बने थे? NaCl एक लेकर, जिसको आपने इतना छोटा सा सॉल्ट ही समझ रखा था, उससे इतने सारे आपके कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। ठीक है। एक कंपाउंड हम और लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसको लोग POP भी कहते हैं। जब घर पे करानी होती है फिनिशिंग के लिए, ठीक है, तो POP करानी है, शोर मचा रहे होते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट पे आधा मॉलिक्यूल पानी का यूज़ हो रहा है। ये थोड़ा समझ अगर नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि 2 मॉलिक्यूल अगर आप कैल्शियम सल्फेट के लेते हो तो 1 मॉलिक्यूल पानी का यूज़ हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2CaSO4.H2O। ठीक है। अगर आपने ये वाला डबल ले लिया तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2CaSO4.H2O। ओके। अब इसको अगर आपने पानी डाला, आपने POP अगर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कभी POP हुई होगी तो आपने देखा होगा कि पैकेट में पाउडर आता है, तो उस पैकेट के पाउडर को निकालते हैं और उसमें फिर पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करते ही वो फटाफट यूज़ करते हैं ताकि वो जम ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर पानी ऐड करने के बाद वो जम गया तो वो क्या बनेगा? अभी पिछले उसमें मैंने बताया, जिप्सम। ठीक है, वो जमने के बाद जो हार्ड आपका सॉलिड मास जो मिल रहा है वो क्या है? वो जिप्सम है। तो यूज़ क्या किया आपने? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया, पानी ऐड किया आपने और उसको फटाफट अप्लाई करते हैं ताकि जो वॉल्स पे जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो जिप्सम मिलता है। अगर जिप्सम को हम हीट कर दें 373 केल्विन पे तो वापस हमें POP मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करते ही वो हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को अगर हमने हीट किया 373 केल्विन पे तो हमें POP वापस मिल जाती है। 373 केल्विन क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ये आपको POP वापस मिल जाता है। POP का एक फार्मूला ये भी है, वो तरीका मैंने बता दिया कैसे आप निकाल लोगे। यूजेस देखते हैं। ये टॉयज़ बनाने के काम में आता है। आपने देखे हैं छोटे छोटे टॉयज़ मिलते हैं POP के। डेकोरेटिव मटेरियल, कोई सजाने का कुछ भी, जैसे वास है या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ आप देखते हो, वो भी POP की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। सरफेस स्मूथ, अभी मैंने बताया कि जो लेबर होती है वो फटाफट उसको घोल के वॉल्स पे लगाती है ताकि हमारी वॉल्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। और एक लास्ट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट ये यूज़ है, जब किसी की बोन टूट जाती है, कोई कहीं से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको प्लास्टर लगा देते हैं डॉक्टर्स। आपने देखा होगा वाइट कलर का ऐसे रोल करके और उसको फिर हैंग कर देते। तो जो प्लास्टर लगाया वो क्या यूज़ किया उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया है। ठीक है, उसी को उन्होंने घोल बना के, मतलब पानी डाल के उसको फटाफट लगाया और फिर जो प्लास्टर फॉर्म हो गया, दैट इज़ द जिप्सम। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं उसके POP के, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ चुका होगा। तो आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।